भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास से टॉपिक जो है प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता का। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो इसकी इसकी जो गलियां थी वो थी चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते थे? तो हड़प्पा हमारा है, हड़प्पा का जो खंडहर है वो रावी नदी के किनारे पाया जाता था, और जो मोहनजोदड़ो का खंडहर है वो सिंधु नदी के किनारे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन इस चारों में से एक भी नहीं है, क्योंकि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर पाई जाती थी, और जो मोहनजोदड़ो है हमारी वो सिंधु नदी के किनारे पे अवस्थित थी। तो तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात, ब्राह्मी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो अज्ञात है, क्योंकि अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा पाया है। तो सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक के अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटकियों आदि पर मिलती हैं। और यह लिपि चित्रात्मक थी, इसलिए यह लिपि ना अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। चौथा क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के तो कौन सा था? कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो। तो जो बिना दुर्ग का था वो था चनहूदड़ो। चनहूदड़ो हमारा जो था वो एकमात्र सिंधु नगर था जो कि बिना दुर्ग के था। चनहूदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है, और यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है, और यह एक औद्योगिक नगर था। जो चनहूदड़ो था वो औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना भी ढूंढा था। पांचवा क्वेश्चन जो है वो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो विशाल स्नानागार, धान्यागार, संस स्तंभ हाल, 2 मंजिला मकान। तो जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन मिला है वो धान्यागार है। धान्यागार मतलब अनाज, अन्नागार बोलेंगे या धान्यागार। तो वो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन मिला था। तो जो मोहनजोदड़ो का धान्यागार है वो 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई जो थी वो 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई जो थी वो 7.01 मीटर थी। अगला क्वेश्चन, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? हमारा मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार भी कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में ही मिला था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की नटराज या नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध, नरसिम्हा। जब सिंधु घाटी की खुदाई हो रही थी तो हमें नृत्य करती हुई बालिका मिली थी। तो महत्वपूर्ण रचना इन चारों में से किसकी मूर्ति है? नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कि कांसे से निर्मित थी, और यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देवी माता की पूजा जो संबंधित थी किससे थी? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरी सभ्यता के साथ, या सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। मतलब देवी माता जो नृत्य करती हुई बालिका वो भी एक हिसाब से इंगित करती है। तो देवी माता की पूजा जो संबंधित थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो हमारा जो पत्तन नगर बंदरगाह था वो लोथल था, सिंधु घाटी सभ्यता का। देखो लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल, लोथल जो है हमारा वो अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ S.R. राव के निर्देशन में खुदाई हुई थी, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह 6 खंडों में विभक्त था, और यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले हैं। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 214 × 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया है।
राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। और इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था और लोथल में दो भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है लोथल। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? किसका जहाजी मालघाट था? तो सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया या मिस्र या फारसी? तो सिंधु घाटी का था। सिंधु घाटी का जो था लोथल नामक स्थान पर किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि या व्यापार या चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बड़ईगिरी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था और इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ता, सुअर आदि पशु पालते थे। लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। और ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस, भेड़, गाय, सुअर? तो जो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर? गाय तब विद्यमान नहीं था, मतलब गाय नहीं थी। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। तो अन्य दिए गए सभी जानवरों के साक्ष्य जो है मौजूद है। भेड़ का भी है, सुअर का भी है, भैंस का, लेकिन गाय का जो है साक्ष्य नहीं मौजूद। नेक्स्ट है देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा किस घाटी की सभ्यता से थी? तो पहला है आर्य सभ्यता के साथ, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो हमारा सही ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था और पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि नंबर ए उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। नंबर बी वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। नंबर सी वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। डी उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा रथ चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। नंबर 6, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? ए ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास। बी गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, वनप्रस्थ, संन्यास। सी ब्रह्मचार्य, वनप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। डी गृहस्थ, संन्यास, वनप्रस्थ, ब्रह्मचार्य। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वनप्रस्थ, फिर संन्यास। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं तथा प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। यथा ब्रह्मचारी के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष तक, वनप्रस्थ के लिए 50 वर्ष से 75 वर्ष तक तथा संन्यास के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष तक। जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो व्यवसाय पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषच वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। नेक्स्ट 8वां, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ए ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। बी अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। सी पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा पूरा सही हो जाएगा। मतलब ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, ठीक है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे और पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। तो ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है और उनकी अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुई। ऋग्वेद में युद्ध का प्रायः गविष्ठ मतलब गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी।
जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आमतौर पर गायें और दासियां होती थी और भूमि कभी ना होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। नेक्स्ट 9 नंबर, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ए सर विलियम जोन्स, बी एच एच विल्सन, सी मैक्स मूलर, डी जनरल करिंगम। तो राइट आंसर है सी मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति कहने वाला वो पहला यूरोपियन था। मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी सप्त सिंधु, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर जो है सी सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत था। नेक्स्ट 11, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति, सभा, गढ़ या विधाता। तो नंबर ए ऑप्शन ए सही है, समिति। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा जनजाति सरदार का मुखिया कि निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? बलि, विदत, वर्मन या कर। तो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे कहते हैं बलि। बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? बलि कहा जाता था। और बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत या बागदूत कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषा अध्यक्ष का कार्य संभालते थे। नेक्स्ट 13 नंबर, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो हमारा लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है और यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। नेक्स्ट 14, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? ए ऋग्वेद, बी मत्स्य पुराण, सी भगवत गीता, डी मुंडको उपनिषद। तो मुंडको उपनिषद से भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। भारतीय प्रतीक राज्य चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट 15, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? नंबर ए घोषा, बी अपाला, सी मैत्रेयी, डी गार्गी। तो गार्गी विदुषी थी जिन्होंने विवाद में आज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है।